नमस्ते छात्रों एंड वेलकम टू अ सीरीज ऑन द ग्रेट डिक्टेटर्स ऑफ हिस्ट्री। विश्व के भीमकाय तानाशाह जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया, लेकिन अंत तो उनका भी वही होता है जो हर इंसान का होता है। एनीवे, वी कंटिन्यू इन दिस सीरीज विद द सेकंड ऑन आवर लिस्ट। द फर्स्ट वन वाज गेंगिस खान। चंगेज खान के कारनामे देखने के बाद वी कम टू द सेकंड पार्ट एंड ऑफ कोर्स वी आर नाउ गोइंग टू टेक अप द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एडोल्फ हिटलर। आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर की। ध्यान रखिएगा, फोकस हमारा एडोल्फ हिटलर एज अ पर्सन पे होगा, नॉट नेसेसरीली ऑन द वर्ल्ड वॉर 1 और द वर्ल्ड वॉर 2। आई होप दैट इज क्लियर, क्योंकि वो अपने आप में पूरे टॉपिक्स हैं। साथियों, सबसे पहले उसकी अर्ली लाइफ की बात करते हैं। एडोल्फ हिटलर जो अपने समय का बहुत ही खूनी तानाशाह रहा और जिसका अंत भी बहुत बुरी तरह से हुआ, खुद को ही गोली मारकर 1945 में, व्हेन द रेड आर्मी हैड सराउंडेड हिज बंकर एंड इट वाज श्योर दैट ही वुड बी टॉर्चर्ड टू डेथ, तब उसने खुद को गोली मारी थी। उसकी अर्ली लाइफ की अगर बात करें साथियों, एडोल्फ हिटलर हु बिकेम द फ्यूरर, आपको पता ही है जर्मन शब्द होता है फ्यूरर अर्थात द सुप्रीम लीडर। एडोल्फ हिटलर assumed द टाइटल फॉर हिमसेल्फ एज फ्यूरर और सभी के लिए हेल हिटलर एंड फ्यूरर ये करना आवश्यक हो गया था। इंसिडेंटली पूरे जर्मनी में लोग ऐसे कर करके शपथ लेते थे और आजकल भारत में मैं देखता हूँ स्कूलों कॉलेजों में कहीं भी बच्चों को शपथ दिलवानी तो ऐसे करके दिलवाते हैं। अरे भाई, ऐसे करके भी दिलाई जा सकती है। तो वो फ्यूरर बने, यानी जर्मनी के लीडर। उनकी अर्ली लाइफ बड़ी मज़ेदार रही, जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हमें पता चलती हैं जिसमें कहीं से कहीं उनका ऐसा फ्यूरर बनने का कोई इंडिकेशन ही नहीं मिलता है। ही वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, तो तब का मैप और वो सब हम आपको पैरेलल में दिखा ही रहे हैं। बहुत अलग कहानी थी और वो वहाँ के लिंज शहर में रहे। उनके पिताजी सिविल सर्वेंट थे। उसके पश्चात जब हमने 1889 में इनके जीवन की बात करते हैं, ये दुनिया में आए और लिंज शहर में अपना पूरा बचपन उन्होंने बिताया। 1945 में बर्लिन में उनकी मृत्यु हुई, तब वो 56 वर्ष के व्यक्ति थे और इस पूरे कार्यकाल में जो 56 वर्ष की उनका आयु रही, 15 से 20 वर्ष ऐसे रहे जब उन्होंने ये सारे कारनामे करके दिखाया। अभी उसको देखेंगे। हिज फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एज आई जस्ट सेड, हु डाइड इन 1903 एंड मदर डाइड इन 1907 और उसके पश्चात उनका जीवन एकाकीपन से भरा रहा। अर्ली लाइफ के जिन्होंने भी स्टडी की है एडोल्फ हिटलर की, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि उनका जीवन अर्ली ईयर्स बहुत ही पेनफुल रहे हैं एंड इट हैज हैड अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन व्हाट ही एंडेड अप बिकमिंग लेटर ऑन। हालांकि यहूदियों और ज्यूज के प्रति उनकी नफरत के बिल्कुल ठोस सबूत कहीं नहीं मिलते कि उन्होंने कब ये नफरत का बीज अपने आप में बोया, लेकिन अभी उसके ऊपर हम आएंगे साथियों। हिटलर स्टडी टिल सेकेंडरी एजुकेशन, उसके आगे की उनके एजुकेशन के कोई सबूत ऐसे मिलते नहीं हैं और ही फेल्ड टू सिक्योर एडमिशन टू द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना। उन्होंने 2-3 बार प्रयास किए कि एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना ऑस्ट्रिया में उनको एडमिशन मिल जाए। वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे। साथियों, इफ यू एवर फाइंड अ बॉय और अ गर्ल स्ट्रगलिंग टू गेट एडमिटेड टू एन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, please do everything to help that boy and girl get admitted for the sake of humanity, for God's sake. Without family, lonely and isolated, always reserved, without money, secretive, ये उनके सब जो समय थे। और hatred for Vienna's cosmopolitanism, तो वियना एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी, तो वो जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म था उससे हिटलर को सख्त नफरत हो गई। ये है हिटलर के पूरे एडोलेसेंट जीवन की कहानी। उसके बाद चलते हैं वॉर की तरफ। यूरोप जो 1900 के आसपास का था, बहुत जटिल जगह थी जैसा आप चित्रों में देखते चलेंगे, और उस जटिल समय के भीतर ही वर्ल्ड वॉर 1 इट ब्रोक आउट 1914 में। आपको पता ही है साथियों, अक्टूबर 28 जुलाई 1914 को बहुत सारी जटिल आर्कड्यूक फर्डिनेंड वगैरह की हत्या और उस सब के बाद 28 जुलाई 1914 को जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट इन यूरोप, Hitler actually wanted to join it and contribute fully towards the German state's victory, but he was declared medically unfit. हिटलर को चिकित्सकीय रूप से एक सैनिक बनने के लिए अनफिट पाया गया, तो हिटलर ज्वाइन ही नहीं कर सकता था। कितने मजे की बात है साथियों, पूरे वर्ल्ड की इतनी बड़ी मिलिट्री को लीड करने वाला इनिशियली मेडिकली अनफिट था। लेकिन अभी कहानी में मोड़ आएगा। ही पिटिशन, यानी उन्होंने याचिका दी जो बवेरिया के राजा थे। बवेरिया यानी दक्षिण के क्षेत्र में स्थित जो राज्य था पूरे जर्मन एम्पायर का, वो आपने नक्शे में देखा होगा। बवेरियन किंग लुई III कि भैया मुझे तो ज्वाइन करने दो, और अंततः उनको परमिशन मिली क्योंकि एवरी एबल बॉडीड मैन वाज रिक्वायर्ड इन अ वॉर एफर्ट। उस वक्त तो कॉन्स्क्रिप्शन, फिर जब लिटरली कॉन्स्क्रिप्शन वाली स्थिति बन जाती है। 1914 में अक्टूबर में उसने ज्वाइन किया
और 18 तक लड़ता रहा। एक चीज कहने योग्य होगी, वो हमेशा फ्रंट लाइन पर रहा, उसने गोलियां खाई, गैस सही, ही वॉज गैस्ड ऑल्सो, और 2 बार उसको मेडल मिले। ही वॉज अ कॉर्पोरल इन दी आर्मी, कोई जनरल वगैरह नहीं था, काफी लो रैंक ऑफिसर था, कॉर्पोरल। लेकिन 1914 से 1980 तक 2 बार, साथियों आपके लिए पूरे पॉइंट वाइज हम तैयार करके लाते हैं बारीक चीजें ताकि कुछ मिस नहीं हो जाए, उन्हें आयरन क्रॉस मिला। पहली बार दिसंबर 1914 में आयरन क्रॉस ऑफ द सेकंड ऑर्डर, और उसके बाद 1918 में आयरन क्रॉस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। और सभी ये कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छा सैनिक सिद्ध तो हुआ, हालांकि वो मेडिकली वगैरह कमजोर रहा, ऐसा पहले बताते हैं। ये जो फेज था 1914 से 18 का, इसने हिटलर को हमेशा के लिए पूरी तरह बदल के रख दिया, उसके सारे व्यूज बदल गए। अब उसको वॉर बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसमें उसको कॉमराडेरी मिली, उसको साथी मिले जो पहले वो बिल्कुल अकेला था। और यहां से ये तय था कि अब ये आगे चल के एक बहुत बड़ा मिलिट्री लीडर बनेगा, लेकिन होलोकॉस्ट कर देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। होलोकॉस्ट यानी बहुत भीषण जेनोसाइड, पूरा पूरा नस्लीय नरसंहार, जिसमें उसने सारे यहूदियों को मारा और उसके बाद दूसरे भी बहुत सारे लोगों को मारा, विकलांगों को मारा, गेज और लेस्बियंस को मारा। वो हर व्यक्ति जो उसकी आर्यन सुपीरियोरिटी के डेफिनेशन में फिट नहीं होता था, सबको खत्म कर डाला। हालांकि गेंगिस खान जितना तो ये भी हत्याकांड नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अब बात करते हैं अर्ली इयर्स की। ये राजनीति में कब आया? देखिए, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी बहुत कमजोर हो गया, हार गया, द जर्मन्स हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो रिपेरेशंस हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साय हुआ जिसमें उनको बहुत दंड भरना पड़ा, तो जर्मनी एकदम कमजोर हो गया। उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी अर्थात डीएपी 1919 में वो ज्वाइन किया। इसी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी हो गया था, एनएसडीएपी 1921 तक। और ये सबसे डायनामिक लीडर था, बोलता बहुत अच्छा था, His oratorical skills were fantastic, लेकिन सिर्फ उससे तो कुछ होता नहीं है, तो संघर्ष बहुत लंबा होने वाला था साथियों। ये जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी है ना, नाम एनएसडीएपी 1921 का, इसी का शॉर्ट फॉर्म है नाजी, जिन्होंने धीरे धीरे अगले 15 साल में सबको समाप्त कर दिया और सारे उल्टे कांड करके समाप्त किया। कोई डेमोक्रेसी तो थोड़ी हुआ। उसके बाद बात करते हैं 1923 में। अब हिटलर बहुत जल्दी में था, उसने कहा कि मेरा जर्मन फादरलैंड, इंटरेस्टिंगली जर्मन्स कॉल देयर कंट्री फादरलैंड, अनलाइक इंडिया वी कॉल मदरलैंड। तो हिटलर ने कहा 1923 में कि हम सत्ता छीन लेंगे, डेमोक्रेसी वगैरह को छोड़ो, और म्यूनिक में बियर हॉल पुश यानी कि PUTSH पुश यानी सत्ता कबाड़ लो। तो वो पूरा अपने नाजी पार्टी के साथ कूच कर गया और बोला कि हम तो सत्ता को ही हथिया लेंगे। द बियर हॉल पुश ऑफ द नाजीज इन 1923। निश्चित तौर पर वो उसमें हार गया, क्योंकि साथियों सत्ता को इतने बड़े देश में अचानक से ऐसे हथियाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। आप ये पाएंगे साथियों 20th सेंचुरी में जितने भी लोग ऑटोक्रेट्स और डिक्टेटर्स बने हैं, उन सबको ये कहीं ना कहीं समझ में आया, और इसलिए इनिशियली वो सब डेमोक्रेसी के रास्ते आए और धीरे धीरे एक एक करके सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को समाप्त किया, और अचानक से एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन को पलट दिया और सारे सत्ता के तार अपने हाथ में ले लिए। हिटलर इज द बेस्ट केस, स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आप देखते जा रहे हैं। उसके बाद 5 साल की उसको सजा हुई, लेकिन 8 महीने में अच्छे व्यवहार के लिए उसको छोड़ दिया गया और उसने लिखा कि आई एम अ रिफॉर्म्ड मैन। और तब अखबार में एक छोटी सी खबर छपी थी, हिटलर सेज ही इज अ रिफॉर्म्ड मैन, आज के बाद कभी हिंसा नहीं करेगा। वो तो बड़ा बदमाश आदमी था। इसी बीच उसने वो फेमस किताब लिखी जो खरीदते समय पढ़ता कोई नहीं है, मेन कैम्प, द जर्मन बुक मेन कैम्प माय स्ट्रगल, जिसमें उसने पहली बार यहूदियों के खिलाफ आग उगलना शुरू की। तभी लोगों को समझ जाना चाहिए था कि ये क्या करने वाला है। साथियों, उस वक्त वो इतना नाराज क्यों रहता था? लॉस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जर्मनी हार चुका था, उसको बहुत एक पर्सनल लॉस लगता था। ह्यूज वॉर रेपरेशन, दंड भरना पड़ा जर्मनी को। ट्रीटी ऑफ वर्साय, जिसने वहां की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दिया। ऐसे ही समय में इस तरह के अतिवादी संगठनों को उठने का मौका मिलता है। बहुत मजे की बात है, 1921 में इसको उठने का मौका मिला, 23 में इसने पुश यानी कि रिवोल्ट करने की कोशिश की, जेल गया। उसके बाद जब ये लौट के आया, द वाइमर रिपब्लिक, जर्मनी का नाम वाइमर रिपब्लिक था, जैसे आपने मैप में देखा होगा। वाइमर रिपब्लिक ने अपने करेंसी रिफॉर्म करके इकोनॉमी को बहुत सुधार दिया था। अब कोई हिटलर की सुनता ही नहीं था, क्योंकि किसी को तकलीफ ही नहीं थी। वो तो अमेरिका में स्टॉक मार्केट का क्रैश 1929 में जैसे ही आया, तो सब लोग हिटलर की तरफ देखने लगे और हिटलर को मौका मिल गया कि अब मैं वापस सत्ता।
अगर अमेरिका में वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929 एंड द कॉन्सिक्वेंट ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया होता, हिटलर कभी उठ नहीं पाता। आप देख रहे हैं, केवल बहुत कठिन परिस्थितियों में ही एक्सट्रीम राइट विंगर्स को उठने का मौका मिलता है, और अगर वो परिस्थितियां नहीं हो तो ये लोग क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज अदरवाइज देयर पॉलिटिक्स हैज नो मीनिंग। सोसाइटी सुनेगी नहीं ना उनकी, और आप अकेले थोड़ी सत्ता हथिया सकते हो, सोसाइटी का साथ होना बहुत आवश्यक होता है। और बवेरिया वर्सेस बर्लिन की भी इसमें एक कंटेक्चुअल कहानी आती है साथियों। बवेरिया दक्षिण का था, बर्लिन ऊपर का था, और यह हमेशा बर्लिन वासियों से नफरत करता था। वाइमर रिपब्लिक 1918 से 1933 तक का नाम है, ऐसा कोई ऑफिशियल रिपब्लिक नहीं था। जर्मन देश को ही वाइमर रिपब्लिक बोलते थे, और 1933 में जब हिटलर ने सब कुछ हथिया लिया, उसके बाद तो वाइमर रिपब्लिक का नामो निशान हो तो नाजी डिक्टेटरशिप में तब्दील हो गया। तो साथियों, अब उसको यह सबक मिल गया कि लोकतंत्र के रास्ते ही डिक्टेटर बना जा सकता है। क्या बात है। व्यूज, हिटलर के क्या व्यूज थे, अब तक बिल्कुल साफ हो गया था। सबसे पहला था एंटी सेमिटिज्म, यानी यहूदियों का विनाश कर दो क्योंकि ये पैरासाइट से। कितनी खराब बात है किसी भी मानव के लिए इस तरह की बात करना, लेकिन ये बिल्कुल हो गया था। और उसका एक कहना था कि यही लोग हैं जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में हमको मरवाया है। दूसरा, पैन जर्मनिज्म, सब तरफ हम जर्मन्स को फैला देंगे और हमारी आर्यन रेस सुपीरियर है। आर्यन थ्योरी कंप्लीटली डिबंक हो चुकी है विज्ञान में और डीएनए में, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसका ढोल पीटते रहते हैं। एंटी कम्युनिज्म, वो कहता था मार्क्सवाद इविल है और ये कम्युनिस्टों को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। हालांकि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी उनका नाम था। उनका कहना था कम्युनिज्म से वो नफरत क्यों करता था मार्क्सिज्म से, बिकॉज मार्क्सिज्म इज ऑल अबाउट इंटरनेशनलिज्म, कि स्टेट तो होना ही नहीं चाहिए, पूरी मानवता एक है। और उसके अलावा उनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी, तो उसको बिल्कुल साफ दिख गया था कि इसमें उसका जर्मन नेशनल सोशलिज्म चल नहीं पाएगा। कैरिस्मेटिक ओरेटरी, बिल्कुल ऐसे भाषण दो कि लोग बिल्कुल लट्टू हो जाएं आपके ऊपर, उसके बिना इस तरह का नेता बना भी नहीं जा सकता, वो हम समझ सकते हैं। एंड कांस्टेंट प्रोपोगेंडा। साथियों, 1923 में फ्रांस ने एक्चुअली रूअर वैली पे कब्जा कर लिया जर्मनी की, जहां इनके सारे उद्योग थे, क्योंकि फ्रांस दंड नहीं भर पा रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का। ये सारे इंसिडेंसेस को हिटलर ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूं मैं, लिमिटेड समय में एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में सब बताना है तो थोड़ा आपको भी स्पेस रखना पड़ेगा। राइज टू पावर। अब हम बात करते हैं कि हिटलर डिक्टेटर बना कैसे। 1925 के बाद साथियों, इकोनॉमी वॉज रिपेयर्ड और एनएसडीएपी की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि हिटलर काफी समय जेल में रहा, लेकिन जब वो लौट के आया उसको दिखा कि सब तरफ तो चीजें ठीक होने लग गई है, तो लोगों ने उसकी सुनना बंद कर दी। तो वो 1929 तक तो संघर्षरत रहा, और हो सकता था उसकी कहानी खत्म हो जाती। उसके बाद अचानक से यूएस स्टॉक मार्केट कोलैप्स आया। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s? तो 1929 के बाद आया था, और अमेरिका में जैसे ही वॉल स्ट्रीट का कोलैप्स हुआ स्टॉक मार्केट का, साथियों वहां के बड़े बड़े बैंक सारे के सारे डूब गए। ये 24 अक्टूबर 1929 से शुरू हुआ था। उसके बाद जर्मनी में रातों रात चेंज आया, क्योंकि सारी कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी थी। अमेरिकन बैंक्स ने जितने लोन जर्मनी को दिए थे, दे कॉल्ड बैक ऑल दोज लोन्स। रातों रात जर्मनी में कंपनियां बंद हो गई। हिटलर को मौका मिल गया कि अब ये जो लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सभी बेरोजगारों को मैं इकट्ठा करूंगा, इनको मैं अपने कैरिज्मेटिक भाषणों से पटाऊंगा कि मैं ही हूं जो जर्मनी को ग्रेट जर्मन फादरलैंड बना सकता, और ये सारी दुनिया हमारा दुश्मन है, और जूस सबसे बड़े दुश्मन है। समझ में आ रहा है आपको? वहां से ये कहानी बनना शुरू होती है। तो ये अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता, देयर वुड हैव बीन नो हिटलर, देयर वुड हैव बीन नो नाजी पार्टी, देयर परहैप्स वुड हैव बीन नो सेकंड वर्ल्ड वॉर। इमेजिन हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, द बटरफ्लाई इफेक्ट एज इट इज कॉल्ड। पब्लिक एनीवे वाज कंफ्यूज। अब जनता के साथ वहां समस्या सबसे बड़ी क्या हो गई थी जर्मनी में, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक यानी वाइमर रिपब्लिक जो चल रहा था, उसको लेफ्ट विंग भी अटैक करता था कम्युनिस्ट, और उसको राइट विंग भी अटैक करते थे, दक्षिणपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी दोनों। ऐसे में जनता सोच रही थी कि करे तो क्या करें, मॉडरेट्स के लिए जीवन हमेशा डिफिकल्ट होता है। हिटलर ने चरम दक्षिणपंथी यानी एक्सट्रीम राइट विंग रूप लेकर लोगों को बोला कि ये सब बेकार है वाइमर रिपब्लिक, इसको भंग कर दो। भंग तो होना नहीं था, तो हिटलर ने जर्मन रेफरेंडम बुलवाया। जब वो जर्मन रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह आया, वो 22 दिसंबर 1929 को आया। हिटलर को पता था मैं इसमें जीतूंगा नहीं, लेकिन नाजियों ने कहा कि हमें कानून बनाएंगे, जर्मन लोग गुलाम बन गए, इसके खिलाफ हमें कानून लाएंगे। उसमें केवल 15% वोटरों ने मतदान किया, लेकिन जो 15% ने मतदान किया, जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं, उसमें से 95% बोले कि हिटलर सही बोल रहा है, ऐसा कानून आना चाहिए। यहां से हिटलर एक हाउस होल्ड नाम बनना शुरू हुआ। क्या चाल चली उसने, देखा आपने? तो इस प्रकार से हिटलर बिकेम ए हाउस होल्ड नेम। लेकिन अभी भी बात नहीं थी, तो अब उसने क्या किया कि उस वक्त के जो सबसे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट थे, साथियों भारत में भी जैसा होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, वैसा जर्मनी में प्रेसिडेंट होते हैं और नीचे चांसलर होती हैं। या अभी तो एंगेला मर्केल है इसलिए मैंने होती है बोला। चांसलर यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख, और प्रेसिडेंट यानी हेड ऑफ स्टेट
स्टेट यानी राज्य के प्रमुख। भारत में भी यही स्थिति है। तो वो प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग के खिलाफ खड़ा हो गया। पॉल वॉन हिंडनबर्ग हिटलर से भयंकर नफरत करता था और उसे पता था कि यह आदमी अगर किसी दिन चांसलर बन गया ये पूरी जर्मनी को तबाह कर देगा। हिंडनबर्ग हैड इन हिज इंस्टिंक्ट दैट दिस मैन इज एब्सोल्युटली नेगेटिव एंड ही विल ओनली ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू दिस कंट्री एंड ही मस्ट बी स्टॉप्ड एट एनी कॉस्ट। तो ये हिंडनबर्ग के खिलाफ खड़ा हुआ साथियों 1932 में और नंबर 2 पे आया। वहां से वो पूरे जर्मनी में जाना जाने लगा कि ही कैन एक्चुअली बी एन ऑल्टरनेटिव। हालांकि लोग उससे अभी भी डरते थे। हिंडनबर्ग उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन अब राइक्सटाग यानी कि जो जर्मन पार्लियामेंट थी उसमें 2 बार चुनाव कराने के बाद भी एक ही साल में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मिली नहीं पा रही थी। हिंडनबर्ग पे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने दबाव डाला कि क्या करेंगे, देश ऐसे चलेगा थोड़ी बिना सरकार के, हिटलर को चांसलर अपॉइंट कर दो। सारी इच्छा के बावजूद Hindenburg was finally forced to appoint Hitler the chancellor in 1933। यहां से सारी सत्ता की कहानी बदल जाती है। जैसे ही वो चांसलर बना, हिंडनबर्ग 80 साल से ज्यादा के थे, उनको पता था ये आज नहीं तो कल तो इनका देहावसान हो ही जाएगा। इमीडिएटली 27 फरवरी 1933 को नाजी सेट फायर टू द पार्लियामेंट। उन्होंने राइक्सटाग को जला के राख कर दिया और इस तरह केओस बनाया कि ये सब कम्युनिस्टों का किया हुआ है। द राइक्सटाग फायर 27 फरवरी 1933 को। और इमीडिएटली प्रेसिडेंट को बोला देखिए देखिए क्या हो गया, आप तो राइक्सटाग फायर डिक्री जारी कर दीजिए। डिक्री यानी आदेश। सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड और पूरी ताकत से नाजीज्म लागू हुआ। और उसके बाद जैसे ही हिंडनबर्ग साहब की मृत्यु हुई उसी समय इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933 इन्होंने पारित कर दिया कि अब हिटलर के हाथ में ताकत है कि वो डिक्री से कानून बना सकता है। जो वो बोलेगा वो का वो कानून माना जाएगा। डी फैक्टो लीगल डिक्टेटरशिप इनेबलिंग एक्ट मार्च 1933 के बाद हिटलर ने तो देखा अब कानूनी तरीके से वो चलता चला जा रहा है। और प्रेसिडेंट की मृत्यु 1934 में हो गई। पॉल वॉन हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने सीधे प्रेसिडेंट का पद ही समाप्त कर दिया और खुद को घोषित कर दिया साथियों कि आई एम योर फ्यूरर। आपने सबसे पहले चित्र में देखा होगा, फ्यूरर यानी लीडर। आई एम द चांसलर, आई एम द फ्यूरर। आपकी लॉयल्टी सिर्फ मेरे प्रति है। हेल हिटलर, हेल फ्यूरर। आप सिर्फ ये करेंगे, इसके सिवा आप तो वो बन गया हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो बन गया हेड ऑफ स्टेट, वो बन गया सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, वो बन गया सब कुछ। अब वो जो बोलेगा वही होगा। याद है हमने बियर हॉल पुश की बात की थी साथियों। ये जो जर्मन पार्टी थी ये जब हॉल में सभाएं करती थी तो उसने अपना एक वॉलंटियर का समूह बनाया था। आप देखिए कितनी खतरनाक कहानी बता रहा हूं। SS उस वॉलंटियर समूह का नाम था, यानी शुड्सस्टेफेल। समझ गए आप? शुड्सस्टेफेल यानी द वॉलंटियर्स टू मेंटेन दी हॉल डेकोरम प्रोटेक्शन स्क्वाड्रन। जैसे जैसे ये नाजी बड़े हुए उस SS को, शुड्सस्टेफेन को हथियार दे दिए गए और आगे चल के 60 लाख यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन में मार डालने का काम इसी वॉलंटियर ग्रुप ने किया जो हॉल की रक्षा के लिए बनाया जाता था मीटिंग के समय। शुड्सस्टेफेन दुनिया का सबसे खूनी पुलिस समूह बन के SS निकला। समझ में आया आपको? और यही जिनोसाइडल के लिए, होलोकॉस्ट के लिए है, जिसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेबेनस्ट्रॉम, हिटलर का कहना था कि जर्मनी को ज्यादा जगह चाहिए, लेबेनस्ट्रॉम, और इसके लिए हम ये भी छीन लेंगे, सुदेटेनलैंड छीन लिया, पोलैंड पे हमला करेंगे ये, और हम हमारे लिए जगह बनाएंगे। बेसिकली वॉर को लाने का तरीका। सो दैट वाज कॉल्ड लेबेनस्ट्रॉम। और इसके लिए फुल स्केल मिलिटराइजेशन चाहिए। इन्हें सब तरफ सेना 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 करनी पड़ेगी। उसके लिए इकोनॉमी भले ही कोलैप्स हो जाए, लेकिन पहले सेना, और अब इकोनॉमी कोलैप्स हो गई तो दूसरे देशों को हड़को। समझ में आ रहा है पूरे सोच की प्रोसेस क्या है? ही क्रिएटेड अलायंसेस विद जापान एंड इटली। इसको एक्सिस पावर कहते थे। जापान और इटली दोनों के साथ दोस्ती कर ली। और ही फेल्ड टू डू सो विद इंग्लैंड। तो उसने कहा इंग्लैंड की जो पूरी सत्ता है बहुत कमजोर है, इनमें दम नहीं है, और हम जापान और इटली के साथ एक्सिस पावर बन चुके हैं। फाइनली ही अटैक पोलैंड ऑन 1st of September 1939, द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तब एक मोलोतोव रिबेनट्रॉप पैक्ट था, एक संधि थी मोलोतोव रिबेनट्रॉप की, जिसमें जर्मनी और यूएसएसआर की दोस्ती थी। यूएसएसआर ने बोल दिया हम दखल नहीं देंगे, पोलैंड आधा आधा बांट लेंगे। मान दो एक पिज्जा है जिसको आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन स्टालिन, रशिया का लीडर, ये बहुत बड़ी भूल कर गया कि उसने एडोल्फ हिटलर की आंखों में वो खून नहीं देखा कि वो कुछ ही महीनों के बाद सोवियत संघ पर भी हमला कर देगा, और यही उसकी आखिरी गलती साबित होने वाली थी हिटलर की। तो फाइनली अटैक पोलैंड ऑन 1st of September, ये तारीखें थोड़ी सी याद रखिएगा, और आपको कमेंट थ्रेड में ये सारी चीजें लिखना भी है। और यहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत और हिटलर का पतन स्टार्ट होता है साथियों। ध्यान रखिएगा, यूएसएसआर जर्मनी के साथ है मोलोतोव रिबेनट्रॉप पैक्ट के तहत, लेकिन बहुत जल्द उसने
ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया, यह भी याद रखिएगा, यानी सोवियत संघ पर हमला। जैसे ही सोवियत संघ पर हमला किया, स्टालिन को यह समझ में आ गया कि हिटलर स्टालिन नॉन एग्रेशन पैक्ट समाप्त हो चुका है, और एक बार जर्मनी और सोवियत संघ भिड़ गए तो सोवियत संघ की ठंड, द विंटर्स ऑफ सोवियत यूनियन वाज द बिगेस्ट एलाय फॉर स्टालिन। वो स्कॉस्टर्ड फॉलो करता गया, जर्मन सेना धीरे धीरे टूटती चली गई। 50 लाख एक्सिस ट्रूप्स ने एक साथ ऑपरेशन बारबरोसा में हमला किया था, लेकिन फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग साइकिल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो अपने आप में पूरा टॉपिक है, एलाइड फोर्सेस अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो पूरा जर्मनी के कब्जे में था, दे प्रिवेल्ड ओवर जर्मनी और रेड आर्मी ने बर्लिन को घेर लिया। सारी कोशिशों के बावजूद सारे नाजी एक एक करके खत्म हुए और फाइनली हिटलर ने अपनी मंगेतर ईवा ब्राउन के साथ शादी करके, उसने साइनाइड खाया एवा ब्राउन ने, हिटलर ने खुद को गोली मारी और अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को बोला मेरी बॉडी को जला देना, नहीं तो ये लोग कुछ भी करेंगे। रेड आर्मी फाइनली बंकर में घुसी, पूरा बर्लिन तबाह हो चुका था, पूरा जर्मनी तबाह हो चुका था, और बचे हुए नाजीज यहां वहां भाग के छुप गए, मोस्टली साउथ अमेरिका में, जिसको बाद में इजराइल के मोसाद ने ढूंढ ढूंढ के सिर में एक एक करके गोलियां मारी। वो मार्टिन बोरमैन रहा, वो गोरिंग रहा, वो सारे जितने भी हिमलर वगैरह रहे, और कॉन्सेंट्रेशन कैंप के ऐसे ऐसे सबूत मानवता के सामने आए कि सर्वोच्च सत्ता अगर किसी टोटल मैनियक के हाथ में चली जाए तो वो किसी भी हद तक जाएगा। हिटलर इतना शातिर था कि 30 अप्रैल 1945 को जब उसने खुद के सिर में गोली मारी, तब तक एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला किसी को that he would have issued an order directly kill the Jews. He would always do it indirectly via proxies and his general. ये कहानी थी साथियों एडोल्फ हिटलर की, बहुत ही दुख भरी कहानी मानवता के एक ऐसे चैप्टर की। काश उसे उस फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन मिल गया होता, वो तस्वीरें बनाता रहता, इस तरह 60 लाख लोगों का कत्ल नहीं करता। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस। नमस्ते, जय हिंद।